साल पहले एक राजा रहता था। उनका एक खूबसूरत बेटी थी जिसकी वह शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी हालांकि बहुत सुंदर थी पर बहुत घमंडी थी। उसे बहुत गर्व था और उनका बुरा बर्ताव था और अपने पिता को बहुत चिंतित कर दिया। राजा का मानना था कि एक बार जब वह शादी कर लेगी तो अपने तरीके बदल लेगी, इसीलिए उसने राजकुमार को खोजने की ठानी। मेरे प्यारे दोस्तों, महान राजाओं और राजकुमारों, अब मेरी बेटी आपसे मिलेगी। राजकुमारी उन्हें देखते हुए एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती रही। ये बहुत छोटा है, उफ ये बहुत मोटा है, अरे एक टब के रूप में गोल है, ये तो बहुत लंबा है, एक खंबे की तरह, उफ ये तो बहुत छोटा है, बौने के जैसे। राजकुमारी हर राजा, राजकुमार, ड्यूक सभी का एक जैसे मजाक उड़ाई। उसके पिता महान राजा गुस्से में थे लेकिन चुप रहे, पर जब उन्होंने दाढ़ी रखने वाले एक अच्छे राजा का अपमान किया तो राजा क्रोधित हो गए। उसे देखो, उसकी दाढ़ी एक पुरानी पोछे की तरह है, उसे घनी दाढ़ी कहा जाएगा। अब तक राजा ने अपनी बेटी के अशिष्ट व्यवहार को सहन किया और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन सब महान रईसों की बेइज्जती करने की? अब मैं आदेश दे रहा हूँ, आप वो पहले व्यक्ति से शादी करेंगे जो इस दरवाजे से प्रवेश करता है, चाहे वो एक राजकुमार हो या भिखारी। जल्द ही 2 दिन में राजा का इच्छा पूरा होगा, क्योंकि एक भिखारी उनके बगीचे के नीचे आया, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और भीख मांगने लग गया। इसने राजा का ध्यान आकर्षित किया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस भिखारी को अंदर ले आए। उनके आदेश के अनुसार उन्होंने राजकुमारी को भिखारी से शादी करने के लिए बुलाया। लड़का हैरान था पर खुश था। हालांकि राजकुमारी ने रोया और विरोध किया, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी और यह सुनिश्चित किया कि शादी हो जाएगा। अब तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ नहीं रहोगे, आपको अपने पति के साथ यात्रा करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार भिखारी और उसके नवविवाहिता पत्नी ने महल को छोड़कर अज्ञात दुनिया की ओर चल पड़े। वे एक सुंदर जंगल पहुंचने तक लंबी और कठिन यात्रा करते रहे। ये खूबसूरत बागीचा किसका है? ये महान राजा घनी दाढ़ी का है। ओह, मैं कितनी मूर्ख हूँ। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और बड़े मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे। ये सुंदर घास के मैदान किससे संबंधित हैं? ये महान राजा घनी दाढ़ी से संबंधित हैं। ओह, मैं कैसी मूर्ख हूँ। फिर वे एक बड़े सुंदर शहर में पहुंचे। ये खूबसूरत शहर किससे संबंधित है? ये भी महान राजा घनी दाढ़ी का है। ओह, मैं कैसी मूर्ख हूँ, मैंने उसे ठुकरा दिया। आप ऐसे क्यों कहते रहते हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पर्याप्त पति नहीं हूँ? राजकुमारी चुप हो जाती है और भिखारी उन्हें शहर के किनारे एक अकेले कुटिया में ले जाते हैं। राजकुमारी दंग रह गई थी। ओह, ये कितनी छोटी है। आपके सभी नौकर कहाँ हैं? नौकर मेरे प्रिय, यहाँ सिर्फ आपको और मुझे सब कुछ अपने दम पर करना होगा। कोई नौकर नहीं है। उन्हें वहाँ कम भोजन मिला जो जल्दी खत्म हो गया। राजकुमारी तब से शांत होने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको इन सब का आदत नहीं था। इसलिए भिखारी ने उसका मदद करने का फैसला किया। तब भिखारी ने जंगल से लकड़ी काट ले आए और राजकुमारी को कुछ टोकरियां बुनाने को कहा, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में उसने खुद को काट लिया। भिखारी ने गुस्से में कहा, आप खाना नहीं बना सकते, आपको बुनाई नहीं आता, आपको कोई काम नहीं आता, मुझे आपके लिए कुछ काम खोजना पड़ेगा अब। तब बेचारा भिखारी ने कुछ बर्तन और तवा की व्यवस्था की और अपनी पत्नी को बेचने के लिए सड़क पर एक दुकान बनाई। उसकी सुंदरता के कारण कई लोग उससे बर्तन खरीदने लगे। ये कुछ दिनों के लिए चला, मगर एक दिन उसने सड़क के किनारे पर दुकान लगाई
और एक सिपाही नशे में आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। राजकुमारी दंग रह गई और रोने लगी। मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह घर भाग गई और अपने पति को बताया कि क्या हुआ था। आप गली के बीच में दुकान स्थापित करने के लिए कितने मूर्ख हैं। वहां से हर कोई गुजरता है, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते हैं। मैंने महल को दौरा किया है और पूछा है कि क्या उन्हें रसोई की नौकरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आपको काम पे लगाएंगे। अब आप एक रसोई नौकरानी के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार राजकुमारी रसोई में काम करने लगी, एक नौकरानी के रूप में। उसे चिमनी को, बर्तन को साफ करना था। दिन के अंत में वह कुछ मांस घर लेके जाती थी। यह कुछ दिनों के लिए चल रहा था जब उसे पता चला कि राजा के बड़े बेटे की शादी हो रही थी। वह सभी में उत्साह देख सकती थी, लेकिन अपने दुख को छुपा रही थी। शादी का दिन आ गया और तैयारियों जोरों पर थी। वह भीड़ को देखने के लिए खिड़की के पास गई और खुद में कह रही थी, अगर मुझे ये घमंड नहीं होता तो मेरी शादी धनी दाढ़ी राजा से होती थी। कि मैंने क्या कर दिया? तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। क्या मैंने अपना नाम सुना है? मेरे प्रिय राजकुमारी, मैं माफी चाहता हूँ। आपको ऐसे देख मुझे दुख हो रहा है। चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। उसे औपचारिक हॉल में ले जाया गया। उसके पिता सहित सभी रईस मौजूद थे। वे सभी उसके हालत पर हंसे और राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। मैं वास्तव में आप सभी से इतनी असभ्य होने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अपना सबक सीख लिया। प्रिय राजकुमारी, चिंता मत करो। मैं ही वो भिखारी हूँ जिसने तुमसे शादी की थी और इन सभी दिनों मैं तुम्हारे साथ रहा था। मैं ही वो सिपाही हूँ जिसने आपके सारे बर्तनों को नष्ट कर दिया। मैंने ये सब इसीलिए किया कि आपको अपनी गलती का एहसास हो और ये समझ आए कि घमंड एक बुरी गुण होती है। आपने वो सबक सीखा है और आपकी तरफ मेरा गौरव बढ़ा है। आओ मेरी रानी, मेरा हाथ थामो और मेरी पत्नी बनो। वे शादीशुदा होकर साथ में अपना निस्वार्थ जीवन का आनंद लेते हैं। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसने अधिक संपत्ति बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने 2 जहाजों में छोड़ के दूसरे राज्य भेजने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वे उसे गरीब छोड़कर डूब गए और वह अपने छोटे बेटे और जमीन के एक टुकड़े के साथ छोड़ दिया गया था। एक शाम वह आराम करने और सोचने के लिए अपनी भूमि पर गया जब उसे मैनिकन नामक पौने ने दौरा किया। मित्र, इतना उदास क्यों? मैंने अपनी सारी दौलत खो दी और मुझे अपने बेटे की चिंता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं उसके लिए पूछें और आप इसे प्राप्त करेंगे। बदले में आप मुझे वो पहली चीज देंगे जो आपको घर पहुंचते ही छूता है। इस तारीख से 12 साल बाद आपको ये देना होगा। मंजूर है? जैसे ही व्यापारी खुशी से घर लौटा, उसके बेटे ने उसके पीछे से आकर उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत व्यापारी को एहसास हुआ कि उसने सोचे बिना क्या कर दिया। डर ने उसे जकड़ लिया और वह अपने अटरी तक भाग गया, ये देखने कि उसे पैसे मिले कि नहीं, लेकिन वहां खाली था। उसे राहत मिली ये सोचकर कि पैसे अभी तक नहीं आए, तो जब आएंगे उसे वो इनकार कर देगा और अपने बेटे को सुरक्षित रखेगा। मगर कुछ दिनों बाद वह अटरी को देखने लौटा और उसको सोने से भरा पाया। वह पहले से कहीं ज्यादा अमीर था। 12 साल बाद वह तारीख आ गई जब व्यापारी को अपने बेटे को बौने को देना था। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बुरा बताना है जो मैंने बहुत समय पहले किया था। पिता, चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। पिछली रात बेटे को एक जादुई परी द्वारा दौरा किया गया था, जिसने उसे प्राप्त होने वाले के एक महाभाग्य के बारे में बताया और ये भी कि उसे प्राप्त कैसे करे।
स्थिति के बारे में जानने के बाद वह अपने पिता को उसी स्थान पर लेके गया जहां उसे बौने को दिया जाना था और वहां अपने पिता को नीचे बैठा दिया। फिर उसने अपने पिता के चारों ओर मिट्टी में घेरा बना लिया। तभी बौना आके उसका दावा पूछा। वह कदम रखने ही वाला था कि एक जादुई ताकत ने बौने को घेरे के अंदर जाने से रोक दिया। अच्छा बूढ़े व्यापारी, तुम्हें मुझे जो देना है अब उसे मेरे हवाले कर दो। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, वो मेरा बेटा है और मैं उसे आपको नहीं दे सकता। बौना, पिता और पुत्र एक समझौता पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया कि उनके बेटे हेजल को एक नाव में रखा जाएगा जिसे उसके पिता द्वारा समुद्र में धकेल दिया जाएगा ताकि लहरें तैरती नाव के भाग्य का फैसला कर सकें। थोड़ी देर के लिए बहने के बाद नाव उबाड़ खबाड़ पानी में फंस गई और उल्टा पलट गई। व्यापारी अपने बेटे को खोने पर व्याकुल था। बौने ने अपना बदला लेने पर सामग्री महसूस की। दोनों आदमी घूमे और अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि युवा हेजल बच गया और बहती नाव के सहारे तैरता रहा, जो कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़े महल और उसके पीछे एक सुनहरे पहाड़ के साथ एक अजीब किनारे पर पहुंचा। युवा हेजल ने महल में प्रवेश किया और उसे खाली पाया। उसकी खुशी निराशा में बदल गई जब उसने हर कमरा की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। अंत में वह एक सफेद कुंडलित सांप के पास आया। हेंजल, मैं राजकुमारी नुआता हूँ। मैं इस श्राप में फंसी हूँ जो अगर आप अंधेरे में यहाँ आने वाले 12 पुरुषों से पीड़ा का सामना करते हैं तो तोड़ा जा सकता है। आपको 3 रातों के लिए ये भुगतना होगा और जादू टूट जाएगा और मैं अपने मानव रूप में वापस आ जाऊंगी। फिर मैं अपने मानव रूप को पुनर्स्थापित करूंगी और आपसे विवाह करूंगी। तब मैं अपने मंत्रियों को वापस लाकर हमें स्वर्ण पर्वत का राजा और रानी के रूप में शासन कर सकती हूँ। हेजल सहमत हो गया और 12 पुरुष उसे हर दिन 3 दिनों तक मारते रहे। 3 दिनों के बाद जादू टूट गया और राजकुमारी मानव बन गई। उसने हेजल को पुनर्जीवित किया और जब वे विवाहित थे तो मंत्री राज्य में लौट आए। उन्हें जल्द ही एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला। 7 साल बीत गए और हेजल ने अपने पिता के बारे में सोचा। वह उसे बुरी तरह से देखना चाहता था और उसने अपनी इच्छा के बारे में अपनी पत्नी को बताया। लेकिन उसकी पत्नी को पहले से ही पता था कि अगर हेजल अपने पिता को देखने गए तो भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हेजल अपने फैसले पर अटल था कि वह अनिच्छा से सहमत हो गई। अंत में उसे जाने दिया। उसने उसे एक अंगूठी और एक शर्त दी। आप मुझे और मेरे बेटे को अपने पिता के घर आने की कभी इच्छा नहीं करेंगे। मंजूर है। हेजल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता के शहर पहुंचने की कामना की। उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद वहां पाया। हालांकि हेजल को अपने कपड़ों के वजह से शहर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने एक चरवाहे के साथ एक सौदा किया और अपने पिता के घर पहुंच गया। उसने अपने पिता को पाया और कहा, पिता, ये मैं हूँ, हेजल। हाँ, मेरा बेटा कई साल पहले मर गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर हेजल ने अपनी बाह पर एक जन्म चिन्ह प्रकट करने के लिए अपनी आस्तें खींच ली। ये निशाना याद है? मैं आपका पुत्र हूँ और अब मैं एक दूसरे देश का राजा हूँ। मेरी एक रानी और एक बेटा भी है। तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन तुम कोई राजा नहीं हो। तुम एक चरवाहा हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अचानक रानी और बेटा पहुंचे और वह उग्र हो गई, लेकिन शांत रही। हेजल उसे उसी किनारे पर ले गया जहां से वह कई साल पहले डूब गया। वहां उन्होंने अपनी रानी के गोद में आराम किया। रानी ने अपनी अंगूठी वापस ले ली और अपने बेटे के साथ अपने महल में पहुंच गई। हेजल बाद में जाग गया
और तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह समझ गया था कि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अंत में उन्होंने चलने का फैसला किया और अपने परिवार के पास वापस जाने का रास्ता खोज लिया। दूसरी ओर 3 दिग्गज अपने विरासत के लिए लड़ रहे थे। वे 3 वस्तु थे। एक लबाड़ा जो आपको अदृश्य बना देता है, एक जोड़ी जूते जो पहनने वाले को कहीं भी ले जा सकता है, और तलवार जो बताए जाने पर तलवार चलाने वालों को छोड़कर सभी को मार सकता है। अपने खोज के कई दिनों बाद हेजल इस स्थान पर पहुंचे और वस्तुओं को देखा। उन्होंने बहस को निपटाने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने दिग्गजों को ये कहा कि उन्हें न्याय करने के लिए सभी वस्तुओं को पहनना होगा। एक एक करके उसने वस्तुओं को अपने ऊपर रखा और गायब हो गया। वह महल तक पहुंचा तो उसने हो रहे एक बड़े उत्सव को देखा। उन्होंने अपने अदृश्य लबाड़े का इस्तेमाल किया और भीड़ में से घुस के महल के अंदर गए और ये देखा कि उनकी रानी दूसरी आदमी से शादी कर रही थी। वह उग्र हो गया और लबाड़ा पहनकर वह महाभोजन कक्ष में गया। उसने रानी को सबक सिखाने का फैसला किया और हर बार जब रानी खाने की कोशिश कर रही थी तो उसके खाने के प्लेट पकड़ ली। रानी अब चिंतित थी और परेशान हो रही थी। वह उठकर अपने निजी कक्षों में चली गई। वह सब कुछ के बारे में सोच रही थी और रोने लग गई। जब हेजल ने आकर अपना लबाड़ा हटा दिया तो रानी ने सदमे में उसे देखने के लिए राहत महसूस की। हेजल गुस्से में आया और उस पर चिल्लाने लगा और उसे रुला दिया। इसी गुस्से में वह विशाल कक्ष में घुस गया और चिल्लाया, मेरे राज्य के मंत्रियों, मैं वापस आ गया हूँ और ये शादी रद्द हो गई है। रईसों और दरबारी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और हंसा। क्रोधित होकर उसने अपने तलवार लहराई और चिल्लाया, मेरा सिर छोड़कर सभी का काट डालो। तलवार के जादू काम कर गया और सभी लोगों के साथ अपने प्यारी रानी और बेटे को भी खो दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने क्या किया है और लालच और क्रोध का कोई स्तर किसी के परिवार के बलिदान के लायक नहीं है। हेजल रोया। स्वर्ण पहाड़ का एक अकेला राजा।